Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. Transparency, accountability, एहतिसाब का अमल, अदल इंसाफ से जुड़ा है और इस सोसाइटी में, इस मुल्क में जहाँ करप्शन इतनी बढ़ गई हो, वहाँ हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि एहतिसाब का अमल मजबूत से मजबूत हो, अदल इंसाफ का सिस्टम मजबूत से मजबूत हो। और यकीनन हम जानते हैं कि आज तारीख साज फैसला आया है। 15 माह ज़ेर हिरासत रहे, जिसके बाद हमने देखा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल हुआ और फिर साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई। उनके ऊपर 4 इल्ज़ामात साबित हुए हैं। पहला इल्ज़ाम है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, तीसरा है इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और चौथा है अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। ये 4 इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, जिनके बाद उनको सज़ा सुना दी गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे चाहने वाले सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान का भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता तो अब तक सज़ा आ जाती। 2 साल उन्होंने कैद से ज़्यादा गुजार ली है और आम अदालतों में हम जानते हैं, सिविलियन अदालतों में तो फैसला आते आते 10-15 साल तो लग ही जाता है। तो 15 साल के बाद 10-15 साल की सज़ा आएगी, 25-30 साल मिल के हो जाएंगे। लेकिन क्विक अकाउंटेबिलिटी 15 महीनों में आई थिंक इज़ एग्जाम्पलरी। और अगर पाकिस्तान की सारी अदालतें इस तरह ही स्पीड पे काम करें तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन पाक फ़ौज ने अपने अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का पैगाम पूरे पाकिस्तान और दुनिया को दिया है कि कोई भी गलत काम में मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार साहब का भी बयान आ गया है कि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल मज़ीद मजबूत हुआ है। सियासी मुशीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल फैज़ हमीद, कोर्ट मार्शल, और उनकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। फैसल वाडा साहब का ये कहना है कि अब लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला रुकेगा नहीं। लगभग ये इशारा दे रहे हैं शायद कि आने वाले साल में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले आएंगे, इमरान खान को भी शायद सज़ाएं हों। लेकिन ऑफ कोर्स इंसाफ का सिस्टम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा है, हमारे वफाकी वज़ीर दिफा, कि ये तो बस आगाज़ है, आगे देखिए। लेकिन इंसाफ हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, सबको मिलना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि जो एविडेंस और केस बनाया गया था फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, उसके अंदर और भी बहुत सारे नाम थे जो उनके ऑर्डर्स के तहत काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान के हवाले से। हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है, बताया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई मुंह तोड़ जवाब देंगे। यकीनन रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसके बड़ी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा पानी की। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि 8% पानी की कमी का सामना है रबी सीज़न में। रबी सीज़न में गंदम की काश्त होती है, हम जानते हैं सर्दियों का मौसम है, ये 3-4 महीने की फसल होती है और इस दौरान अगर पानी की किल्लत हो, एक ऐसे वक्त में जब सारे हमारे डैम्स फुल लगे पड़े हैं, मानसून सीज़न के बाद वाफिर मिकदार में पानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद और फिर भी ये वाटर शॉर्टेज यकीनन पानी की किल्लत नहीं, मिसमैनेजमेंट है। विल डिस्कस ऑन दिस, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मेरे साथ मौजूद है मेरा कमाल पैनल, सारे मेहमानों का जो आते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम, माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब फ्रॉम PMLN, बहुत शुक्रिया गौस साहब आपके वक्त के लिए। मौला बख्शानी साहब पीपल्स पार्टी से, अरशद वोरा साहब MQM से, सब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे, क्योंकि आप ही की पार्टी के वो मुशीर कहलाए गए। हम जानते हैं कि 15 महीनों में उनको सज़ा हो गई है, फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल हो गया है। आपकी नज़र में जो आज ये बातें कर रहे हैं कि ये सज़ा का एक हिस्सा PTI से फैज़ हमीद का मुंसलिक होना है, और आप समझते हैं कि वाकई ये दुरुस्त है, उन्होंने PTI को बड़ी हेल्प की थी। योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन, अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया। अभी तो बहरहाल मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के इस निज़ाम को अप्रिशिएट करते हैं जी, और ये एक अच्छी रवायात है। वरना तो तारीखी तौर पर आपको पता है कि रिटायर्ड एयर मार्शल असर खान के केस में ISI के इल्ज़ाम के हवाले से नवाज शरीफ पर क्या इल्ज़ाम थे, फिर कहानी बड़ी लंबी है। और हमने उसामा बिन लादेन से ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बातें हम सुनी है, वो रिकॉर्ड के ऊपर। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सारे मामले को देखना है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खुशाइंद बात है। और अब सवाल सिर्फ इतने ही आएंगे, अभी तो फिलहाल जजमेंट आई नहीं है। अभी तक तो 9 मई के हवाले से भी अगर देखा जाए जितने फैसले हैं वो भी जजमेंट हम तो देख नहीं सके अब तक कि जजमेंट है क्या। अब राइट टू फेयर ट्रायल एंड आदर साहब, जजमेंट से ज्यादा जरूरी खबर है आज के दौर में, जजमेंट से ज्यादा जरूरी खबर है आज के दौर में। देखिए वो बिल्कुल ठीक है ना जी, आगे है ना जी, आगे है तो अच्छा है ना।
दैट्स फाइन। लेकिन अब क्वेश्चन एक बड़ा एक मैं चले मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं इसको बड़ा खुशाइन कह रहा हूँ और इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप चीजों को आगे लेके जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो कि अब तो आपको पता है कि 27वीं तरमीम आ चुकी हुई है और बहुत सी चीजें उसका मादी से इतलाक होना है या नहीं होना ये एक अलहदा बात है, लेकिन चीजें अब आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा फौजी अदालतों के हवाले से जब चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर वफाकी आईनी अदालत बैठी। वफाकी आईनी अदालत ने क्या कहा, उन्होंने कैसे राइट टू अपील फराहम किया जाए, क्योंकि वहां देयर आर सर्टेन लेकुनास है। क्योंकि अब चूंकि ये एक फौजी है तो मैं सिविलियन के हवाले से जरा डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा। सिविलियन में तो अपील ऑफ राइट के हवाले से वो आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, कहा गया था। अब चूंकि फौजी इनकी हायरार्की अंदर ही है, अपना एक निजाम है और अब इंतजार करते हैं जब फैसला आएगा फिर तफसीली कर देंगे। अभी फिलहाल कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं है। अगर किसी पार्टी को इन्वॉल्व करना है, किसी लीडर को इन्वॉल्व करना है तो वो भी देखा जा सकता है जब वो फैसला आएगा। अभी फिलहाल मैं वक्त से पहले ऐसे कहूंगा जो कि 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से जितनी सजाएं हुई हैं उनमें किसी जगह भी डायरेक्ट लिंक कोई ऐसा है नहीं है। जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा, उस पर इंशाअल्लाह अजीज उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। राइट गौस साहब, आप क्या ओपिनियन है सर इसके ऊपर? बिल्कुल एक अच्छी चीज है कि फैसला सुना दिया गया है और मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम तो पैरवी साहब पे लगते रहे और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और तो इस पे ऑफिशियल और 3-4 जो इल्जाम लगाए उसमें इनको सजा सुनाई गई है। बाकी 3-4 किस्म के केसेस हैं वो भी रहते हैं, उनका ट्रायल भी होना है और उस पर सजा देंगे। तो अच्छी चीज है और अच्छी जो चीज जो मैं समझता हूँ कि इदारे ने खुद एहतसाब किया है, तो इसमें किसी को पॉलिटिकल क्योंकि अगर आम हमारी कोर्स में सिविलियन कोर्स में होता तो शायद कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस किस्म की बात निकलती कि प्रोसिक्यूटर ने सही केस पेश नहीं किया या मुद्दई ने सही केस नहीं पेश किया। तो इस पहले सर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस हुए थे तो उसमें था कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो है, उसको दीवार से लगाया जा रहा है या कोई एक सियासी पार्टी इंतकाम ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ने खुद साबित किया है और अच्छी बात है और अच्छी शुरुआत हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ताकि इस किस्म के जो हमारे जो इनके पेश रहो होंगे उनको भी ये एक लेसन मिला है कि अगर किस किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट करेगा पॉलिटिक्स में या दूसरी दूसरी केसेस हैं तो उनको सजा मिलेगी। इससे पहले तो इस हाई लेवल पे सजा का तस्वर भी नहीं था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। हम कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और इस सजा के इंसाफ के तकाजे पूरे कर सजा दी जाए। जब सजा को के 15 महीने लगे मेरे ख्याल में तो ये ज्यादा है, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट आई है कि हमने हर पहलू से हर जाविये से तमाम केसेस को देखा है तो अच्छी बात है। तो उस पर अपील का हक भी उन्होंने दिया है इसको इनको, तो और भी फॉर्म अपील पे जा सकते हैं। तो अच्छी चीज है। इस तरह का खुद निज़ामी जो निज़ाम है फौज का वो शुरू रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। में कोई अच्छी बात ना हो। मौला बख्श चांडियो साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन टू यू है सर कि इस खबर के ऊपर थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम भी है। खुशी इस बात की एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खासतौर पे पाक फौज में, और थोड़ा गम इस बात का कि अहम तरीन ओहदों पे फायज रहने वाले लोग भी इस तरह के जुर्म कर रहे हैं, मुर्तकब पा रहे हैं उसके, और वो सजाएं भी मिल रही हैं उनको। आपका ओपिनियन मौला बख्श चांडियो साहब? वो तहकीकात करें, मामलात करें, लेकिन बात यह है कि सिर्फ तहकीकात के बगैर पड़ा रहे कोई अफसर हो या पब्लिक आदमी, वो इंसाफ के मुनाफी है। कोर्ट में उनको आना चाहिए, इंसाफ के सामने आना चाहिए, वकील का वकला का मौका मिलना चाहिए और जरा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये हुज्जत खत्म करनी चाहिए पब्लिक के आवाम की, आदमी की या सरकारी मुलाजिम की कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे साथ ज्यादती की गई, मेरे साथ तशद्दुद बरता गया। इंसाफ को इंसाफ ही होना चाहिए। अब आप देख ले जिन मुल्कों में बड़ा अच्छी कल में सुन रहा था चर्चिल की बात मैंने कल सुन रहा था कि वो रेडियो टीवी पे चल रही थी कि उन्होंने जंग अजीम के दरमियान पूछा किसी से आदमी से सिपा अफसर से, हम जंग जीतेंगे या हारेंगे? उन्होंने कहा हमारी अदालत इंसाफ दे रही है। तो कहाँ दे रही है? कहा दे रही है तो हम जंग जीतेंगे। देखिए ना, अब कहाँ जंग, कहाँ कोर्ट का फैसला। लेकिन
फिर हजरत अली की बात याद आ रही है सुभान अल्लाह, कि पूरा निजाम खड़ा है इंसाफ के ऊपर ना। पूरा निजाम खड़ा है। इंसाफ होगा तो मुल्क के और जिंदगी के हर शोबे में आपको नजर आएगा कि इंतजाम के साथ मामला चल रहे हैं, वरना बद इंतजामी इतनी हो जाएगी, शक्को शुबात इतने हो जाएंगे, अफरा तफरी अंदर में, जब अंदर में रूह में अंदर में अफरा तफरी फैलती है ना, जी सर, तो फिर बाहर फैलते देर नहीं लगती, बाहर उसके साथ ज्यादा होते हैं। तो एक और सवाल चांडियो साहब आप ही से, 15 माह लगे हैं फैज हमीद साहब को सजा सुनाने में। इमरान खान 2 साल से जायद जेल में बैठे हुए हैं, उनकी सजाएं हो रही हैं नहीं हो रही हैं, केसेस चल रहे हैं। उनको भी अगर हम फौजदारी अदालतों में भेज दें उनके केसेस को, तो एटलीस्ट जल्दी फैसले तो आ जाएंगे, नहीं तो 15 साल तो यहाँ आने में लग जाएंगे फैसलों को। सर मैं तो हामी हूँ बहरहाल अदालतों में लाने का, किसी भी किस्म का केस हो, फौज के मामला अपनी जगह पर है, उनका इंतजाम क्या है मैं उनसे बाखबर नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी, एक आम शहरी केस में तो ये मेरी यही तकाजा है कि जिस पे भी आप इल्जाम लगाएं, जिस पे भी केस बनाएं, उसको इंसाफ के कटघरे में लाए और उसको भी इंसाफ दें और लोगों को भी मौका दे, कहें कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है। बिल्कुल बात यह फैज हमीद साहब हैं, उनको भी मिलना चाहिए इंसाफ। जी सर, लेकिन बात यह है कि बाज ओहदे ऐसे होते हैं, कुछ मनसब ऐसे होते हैं जिन पे हर हाल में इंसाफ होना चाहिए और कड़ा इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनके चांडियो साहब ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि अगली बार कोई और वो जुर्म करने का सोचे भी ना। बिल्कुल मेरे इस चीज को गारंटी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर मैं जरा मोहतात होकर बोलना चाह रहा था, अच्छा वो आपने दिया। सर आप जैसे सीनियर सियासतदान मोहतात होंगे तो हम जैसे छोटे सहाफी तो जमीन के नीचे घुस जाए। सर बात छोटे सहाफी या बड़े सहाफी की बात नहीं है, बात जरा एहतियात की है, बात जरा लिहाज की है, बात जरा मोहब्बत और मुरब्बत की है। ठीक सर, कुछ लोगों के, कुछ उहदों के लिए, कुछ इदारों के लिए, पब्लिक के लोगों को जरा ख्याल करना पड़ता है। अब फैज अमीद ओहदे पे नहीं है तो क्या फैज अमीद नहीं है? फैज अमीद है, फैज ने कई लोगों को फैज पहुंचाया है, जो फैज पाकर भी वो भूल चुके उनको। असल बात तो ये है, ठीक मैं ये कह रहा था जो आपने बात की, मैंने कहा आपने मेरे मुंह की बात की, वो ये है बहुत शुक्रिया। कुछ ओहदेदार है, मनसब ऐसे हैं जिनको कड़ी सजाएं आनी चाहिए अगर जुर्म बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अलाउ मी मैं आगे बढ़ूं, बंद हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए मैं एमक्यूएम का भी इस पे मौक़िफ़ हासिल करूं और अरशद वोरा साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम एमक्यूएम पाकिस्तान। थैंक यू वोरा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। वोरा साहब, क्या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस को मजीद ताकत मिली है आज? क्या आप समझते हैं कि 15 माह में अगर फैज हमीद साहब को यहाँ फौजी अदालतों में सजा हो गई है, सिविलियन कोर्ट्स में 15 साल लग जाते हैं सजाएं मिलने में? योर ओपिनियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तरह बिल्कुल ये अगर तो जो आज फैसला हुआ है ये एक अच्छा साइन है कि ठीक है, अदालतें जो हैं वो फैसले जल्दी कर रही हैं, फौजी अदालतों से फैसले जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो है अभी बहुत सारी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट क्या, अभी जो हमारा इस वक्त निज़ाम है वो निज़ाम में हमने जो है कई बिल पास किए, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक जो है वो पोजीशन नहीं सामने एक वाजे नहीं हो रही। देखें, हमने 26 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। अब देखना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम पर किस तरीके से आता है और किस तरीके से ये इम्प्रूवमेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें तो ओवरऑल क्या कहें, इस वक्त मतलब सिचुएशन जो है वो कोई इतनी अच्छी तो बाहर नजर नहीं आती। आपको सामने IMF की रिपोर्ट्स जो हैं उसने काफी डिप्रेसिव माहौल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो अब ये इन चीज़ों को जो है मैं समझता हूँ कि अदालतों को चाहिए कि इस पे जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों पे एक्शंस लें, और जो चीज़ें खास तौर पर जिससे कि मुल्क के इमेज पर इम्पैक्ट पड़ता है, और मुल्क के इमेज से ज़्यादा बेहतर जो मुल्क की इकोनॉमी पे जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, और जो एक आज गरीब आवाम जिस तरीके से जो है परेशान है, ये हमें जितने भी फाइनेंशियल फिगर्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं
लेकिन उन फाइनेंशियल फिगर्स का इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तो दैट इज द रियलिटी एट द टाइम, और इट नीड्स मच इम्प्रूवमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि अब तकरीबन 2 साल से ज्यादा ही होने लगे हैं, 2 साल हो गए हैं, इनको जो है फास्ट ट्रैक पर अगर नहीं लाए तो फिर मैं समझता हूँ हम आवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकें। वेल सेड सर, बड़े आपने अच्छी बात की है कि वो एहतसाब जो पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंचे और उसको फ़ायदा पहुंचाए, वही है असली हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी इस वक्त सबसे ज़्यादा। मैं एक सवाल अजहर सिद्दीक साहब आपसे करना चाहता हूँ। आप नहीं समझते कि इमरान खान के केसेस को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? एटलीस्ट जल्दी सजाएं तो होंगी, 15 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको सजाओं के लिए। बहुत शुक्रिया तला साहब। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर दम कम निकले। देखिए मैं आपके सामने, इमरान खान साहब तो अब तक 4-5 केसों में सजाएं हो चुकी हुई हैं। साइफर में बड़ा शोर डाला था, क्या हाल हुआ उसका? इद्दत का क्या हाल हुआ? तोशा खाना पूरे 3.5 साल में करप्शन सिर्फ तोशा खाना हुई और कोई नहीं हुई। मजाक का निजाम है ना सारा। और जहां तक ये है कि सिविलियन का ट्रायल, सर मैं तो हक में नहीं हूँ फौजी अदालतों के अंदर, माजरत के साथ मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। सिविलियन का अगर ट्रायल होना है तो सिविल कोड मौजूद है, दहशतगर्दी की कोटे मौजूद है। ये देखे ना, आर्मी एक्ट का मकसद तो है एक आपने आर्मी के रेगुलेटेड निजाम के तहत। पर सर मुकन्नना ने तो तरमीम करके इजाजत दे दी है ना सर, अब तो इजाजत है मेरे ख्याल से। देखिए वो बातें अपनी जगह पर मौजूद, वो अपनी जगह पर बातें मौजूद हैं, ठीक है ना जी। लेकिन आपको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखना होगा, तो इतना आसान काम नहीं है। उसको किसी और तरह के आपको कॉन्टेक्स्ट से आप देखेंगे तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसका इतलाक माजी से होगा या नहीं होगा, और ये देखना पड़ेगा। फिर अगर वो आईनी तरमीम अगर आई हुई है, अगर आईनी तरमीम आई है, क्या उसके मुताबिक कॉरस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन हुई है या नहीं हुई, अभी मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी जो है ना इस फैसले का इमरान खान से या किसी और से, जो कि अभी तक देखें 9 मई के हवाले से भी एविडेंस भी ऐसी नहीं आई ना। हम हेर से पे चलेंगे, अभी चाहे तो फैसला सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर का कहना है कि अगर सरहद पार से हमले बंद न हुए तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। यकीनन हम जानते हैं कि वो अफगानिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पर इस्तेमाल होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं एट द सेम टाइम कि अफगानिस्तान ने असेसमेंट की है कि क्या वो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से तिजारत कर सकता है, यानी अपने वो सामान उसे चाहिए, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है, पोर्ट उसके पास है नहीं। तो ईरान से जब असेसमेंट की गई तो मालूम पड़ा बहुत महंगा पड़ेगा, किसी और रास्ते से हवाई जहाज से आना बहुत महंगा पड़ेगा। कराची इज द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर अफगानिस्तान अपना सामान मंगवाने के लिए, इसलिए वो मजबूर हो गए। फिर हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अपने इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। एक नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स है जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अड्डों पर हमला कर रही है। बताया जा रहा है कि इतवार की रात को हमला किया गया। तो इस वक्त इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में बढ़ रही है। एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो पाकिस्तान दाखिल होते हैं वो इन कबायली इलाकों से होते हैं, जिन्हें हम पहले फाटा पाटा कहते थे, अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। फाटा पाटा का यह मसला है कि जब से वो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुआ है उनको उनके तरक्याती फंड्स मिले ही नहीं है। 7 साल हो गए केपीके में शामिल हुए हुए, न एनएफसी को रिविजिट किया गया, न उनके लिए इजाफी फंड्स दिए गए, न वो डेवलपमेंट हुई। तो ऑफकोर्स मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ भी रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं इस दफा डिस्कशन शुरू करूंगा सबसे पहले नियाजी साहब आपसे। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आपकी नज़र में अफगानिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, जो अनरेस्ट पाकिस्तान की तरफ आना चाहता है क्योंकि इंडिया उसको स्पॉन्सर कर रहा है। हमारे मंदूब मुस्तकिल अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स। क्या करना है हमें नियाजी साहब? देखिए जी, बिल्कुल आपने सारी बातें ठीक कही हैं। इसमें हम जो है अफसर में तो अफगानिस्तान में खुद सोचना चाहिए। वो देखो ना, कान को एक तरफ पकड़े या दूसरी तरफ पकड़े, मसला उनके तरफ है कि वो अपने आप को क्यों नहीं जिम्मेदार एक रियासत के साबित करते। पता है हमारे 2-3 इस्लामी ममालिक ने बड़ी कोशिश की है कि हमारे इनके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक बैठ के एग्रीमेंट कर लें, रिटर्न एग्रीमेंट कर लें। रिटर्न पे ये आ नहीं रहे, उनकी बिल्कुल अभी तक वो गैर जिम्मेदाराने के एहसास है उनके अंदर, और वो किसी जिम्मेदारी को, चूंकि सारी उम्र उन्होंने इस तरह गुजारी है कि जी जंग जो ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आपस में रबर आजमाएं, हमारे खिलाफ रबर आजमाएं, दूसरे के खिलाफ रबर आजमाएं। तो उनको बेसिकली अपने तौर पर जो है एक जिम्मेदार कौम बनना होगा, बजाय इसके जैसे आपने कहा कि जी वो दूसरे सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बजाय किसी और तरीके से अब तजारत करें, तो जो कि इनको महंगी पड़ती है। तो बजाय इसके पाकिस्तान की तफाजात जो है वो आपके सामने कि वहाँ से जो दहशत गर्दी इधर इम्पोर्ट हो रही है,
पाकिस्तान में, उसको ख़त्म किया जाए। उसके लिए वो तावन करने को तैयार नहीं है, और फिर कान को दूसरे तरह से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें नाकामी होगी। कि बेसिकली उस अफगान जो है, हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने एक कहा है कि हम पीटीपी से तो बात नहीं करेंगे, अलबत्ता अफगान जो रजीम उससे बात करने को तैयार है। तो बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, तो उनको हमारे साथ बैठना होगा और एक रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा, जिसके बाद हालात नॉर्मल पे आ सकते हैं। अदरवाइज कोई नहीं है। उस चाइना भी उनके खिलाफ हो गया, रशिया भी उनके खिलाफ आप हो अग्री गया। कर रहे हैं आपकी हुकूमत की थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस भी है सर? नहीं सर, इसमें नहीं है। अब दहशतगर्दी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम हुकूमत तो 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है सर लेकिन इंडिया से इब्दाल लेकर पाकिस्तान पे हमले करना और इंडिया जाकर जो है वो उस किस्म के स्टेटमेंट देना एंटी पाकिस्तान, तो ये मेरे ख्याल में नाकाबिल कबूल है। अनएक्सेप्टेबल है। जी, Agreed. उसमें तो बिल्कुल ये उनको हमें इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। उनके लोग तो कहते हैं कि मतलब है, एक तरफ कहते हैं कि जो आप हमें पैसे दें, हम टीटीपी को वहाँ जो है किसी और सूबे में बात कर देते हैं। तो ये तो बड़ी नाजायज बात है। बिल्कुल अब ठीक जाके सर। बात करें, आप बिल्कुल ये ठीक, बिल्कुल ठीक। फॉलो करते हैं इस किस्म के नाजायज। बस में इनकी एक डीएनए में ये चीज घुस गई है कि पैसे लेके काम करना है, ठीक है ना। इजाजत दें थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं इसके ऊपर। वोरा साहब, आप हमेशा से ना ये बात करते रहते हैं कि कराची को उसका डेवलपमेंट का राइट नहीं मिला, वो फंड नहीं मिला। सर केपीके के अंदर फाटा मर्ज हुआ 7 साल पहले, आज तक उनको एक इजाफी रुपया नहीं मिला वहां की डेवलपमेंट के लिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं 1300 अरब रुपए का हिसाब बनता है उनकी डेवलपमेंट का। अगर ये डेवलपमेंट हो जाती तो दहशतगर्द आराम से बॉर्डर क्रॉस करके इन जगहों को इन्फिल्ट्रेट ना कर पाते। आपकी नजर में अगर हुकूमत ये करती तो बेहतर होता? क्या ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस है यहाँ पर? बिल्कुल। देखें तला, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बार बार बात हो रही है एनएफसी अवार्ड की, और जब हम ये बात करते हैं कि जिस वक्त ये एनएफसी अवार्ड जो है 18वीं तरमीम हुई थी, उस बात को 15 साल हो गए, और 15 साल में जियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली देयर आर मेनी चेंजेस इन द प्रोविंसेस एज वेल। पॉपुलेशन चेंजेस हो गई हैं, तो इट नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड। इसके लिए बैठना होगा। लेकिन यहाँ पर जब एनएससी अवार्ड की बात होती है तो लोगों को आग लग जाती है। लोग ये नहीं समझते कि ये जो है ये हमारे मुल्क की जरूरत है। हमने मुल्क की बका के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमने बैठना है और इसको हमने रिवाइज करना है। कहीं पर अगर ज्यादती है तो उसको बढ़ाना होगा, कहीं पे ज्यादा है तो उसे कम करना होगा। केपीके का पॉपुलेशन रेट जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि इट इज 3.5%, विच इज अलार्मिंग इन द वर्ल्ड। जबकि बाकी 3 सूबे जो हैं उनका पॉपुलेशन रेट जो है वो इस वक्त 2.5% है। तो केपीके का पॉपुलेशन रेट, इसीलिए जो हुकूमत ने इस वक्त जो है 27वीं तरमीम में, जिसको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया, उसमें पॉपुलेशन और एजुकेशन ये दोनों सब्जेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि फेडरल गवर्नमेंट ही इसको मॉनिटर करे, क्योंकि इन दोनों में तमाम सूबे फेल हो चुके हैं। जब तक देखें आपकी पॉपुलेशन जो है उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी एजुकेशन जो है वो घर घर बच्चे बच्चे तक नहीं जाएगी, आपका मुल्क सुधर ही नहीं सकता, आपका मुल्क सही डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता। तो इफ यू नीड दैट, यू नीड टू रीएड्रेस एनएफसी, यू नीड टू कम अप विद न्यू अमेंडमेंट्स, चाहे वो केपीके की डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो कराची की डेवलपमेंट के लिए हो, सिंध की डेवलपमेंट के लिए हो, किसी भी सूबे की, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हो। और फिर अल्टीमेटली फिर बात वहीं आ जाती है कि आर्टिकल 140A जो है इसका वाहिद हल है। खास तौर पर बलूचिस्तान जो कि जियोग्राफिकली आपका सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर एक यूनियन काउंसिल जो है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप गाड़ी लेके भी चलते हैं तो आपको जो है 2 दिन लगते हैं दूसरे एंड तक पहुंचने में। तो उसको वहां का एमएनए एमपीए कैसे संभालेगा? उसके लिए बेहतर यही होगा कि उसके यूसी के जो चेयरमैन को जब आप जो है एम्पावर करेंगे, वो अपने इलाके के लोगों के दुख दर्द को समझेगा, उनकी जरूरियात को समझेगा, और वो फिर डिलीवर करने के पास उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स होंगी तो ही विल बी एबल टू डिलीवर मोर इन अ मोर बेटर वे देन एनी एमएनएज और एमपीए। तो इसलिए हम बात करते हैं कि आर्टिकल 140A को डिफाइन करके और ये 28वीं तरमीम में इसको हर हालत में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं सिंध की, खास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी बात करती है कि पंजाब के 2 सूबे होने चाहिए, सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब। ठीक है, पंजाब के टुकड़े तो नहीं हो रहे, पंजाब के सूबे बन रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि सिंध के टुकड़े हो, अल्लाह ना करे सिंध के टुकड़े हो, सिंध को भी आप सदर्न सिंध, सेंट्रल सिंध, नॉर्दर्न सिंध, आप सिंध तो एक ही रहेगा ना।
तो वोरा साहब, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हम कल करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ ही करेंगे। अब आज क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं चाहूंगा कि हम इसी सब्जेक्ट पे रहें। विद योर परमिशन आगे बढ़ूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारे हल्के आज ये खबर सुन के बड़े परेशान हुए होंगे कि फैज़ हमीद को सजा हो गई। आपकी नज़र में अफगानिस्तान का इशू, मुल्क में टेररिज्म का इशू, फाटा का इशू क्या है सर? ये देखिए, मैं तो पहले दिन से ही ना अफगान जंग के खिलाफ था। उसको बुरा न माने, अच्छा माने, गुड तालिबान, बैड तालिबान, हमने इस जंग में अपने आप को डाल के नुकसान बड़ा उठाया है। आज अगर आप बजाय उस ग्रुप के हिस्सा अगर आप रशिया के साथ होते और ये रशिया को हमें यहाँ पर ले जाके मिला क्या, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज अगर देखा जाए अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है, अफगानिस्तान हमसे आगे है। आज जैसे भी बुरे हालात रहे वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हमने अपने गले ये ले लिया हुआ ना, ये ढोल, ये तो बजाना तो पड़ेगा हमें, और हमें इसमें जो बड़ा सख्त एक्शन भी लेने हैं। हम तो बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकते कि पाकिस्तान के अंदर दराजंदाजी हो, आके आप इंटरफेरेंस करें और सारे मामला को देखें। और जहां तक बात है, वो हर एक को पता है, कहने की जरूरत नहीं है कि तालिबान के साथ कौन चलता रहा है। बात उन लोगों से हो रही है। ये अफगानिस्तान के अंदर तो कभी भी जो एक्सट्रीमिस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी उनको सपोर्ट नहीं किया, नॉट एट ऑल। ये जो कुछ भी कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट का साथ तरीका यही है कि आपको जंग के मैदान में उनके साथ लड़ना है और देखना है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इतने अरसे बाद आके आज हम सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमने जो कुछ किया, यानी इतने अरसे बाद आप रीथिंक करने पे आ गए हैं, सोचने पे आ गए हैं कि माजी में क्या होता रहा है। तो आज भी आपको बैठकर ये सोचना है कि आगे चीजों को कैसे लेके जाना है, और दोबारा जो मॉडल है, यानी बाकी चीजों को सामने, मैं ये नहीं करता, एक तो एक्सटर्नल इशू है ना, इस एक्सटर्नल इश्यूज के अंदर भी आपको कंसेंसस बनाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों के साथ पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए, किसी एक्सट्रीमिस्ट को नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ बैठ के तय तो किया जाए, एक ऐसी पॉलिसी तय की जाए जो यूनिफॉर्म हो। माजी में जो कुछ किया, चले भूलें उस बात को, लेकिन आज भी बैठकर एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि चीजों को आगे कैसे लेके जाना है और हम इसके रिजल्ट बेहतर कैसे ले सकते हैं। अभी मैं आज भी समझता हूं कि इस पर जरूरत है, ठीक है, जंग भी करनी है और जंग लाजमी करनी है, लेकिन आपको ग्राउंड पे रहकर भी सोचना है कि हम चीजों को कैसे सेटल डाउन। राइट, चांडियो साहब, योर ओपिनियन सर? पाकिस्तान शुरू से ही काफी, जिस तरह से मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान की कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन रहे, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान, खुशहाल अफगानिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान के लिए जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की हैं, वहाँ के इंतजाम को ठीक करने में हर लिहाज से किरदार अदा किया है। ओपन भी खड़े होकर, खुफिया के अंदाज से भी, इमदाद के हवाले से भी, मैं कहता हूँ जितने भी ओपन तरीके होते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए कर सकता है, वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए किया है। यहाँ तक कि लाखों अफगानी पाकिस्तान में आए और उनके शहर और आबादियाँ यहाँ आजीतों के बसाई गई और कई तो मुस्तकिल हो भी रह भी गए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि वहाँ जो रहनुमाई लोग कर रहे थे, उनके रूह में पाकिस्तान रचा बसा नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी पहलू से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोचा। वो हिंदुस्तान के करीब हो सकते थे, हमारे करीब नहीं हो सके। ये बदकिस्मती है हमारी। कहाँ हमारी नाकामी है मुझे इतना पता नहीं, मैं इतना कोई माहिर नहीं हूँ अफगानिस्तान के मामला का, लेकिन मैं ये काम पाकिस्तान के जानता हूँ। हमने इतनी मोहब्बतें करने के बावजूद भी हासिल क्या किया? हम पर जंग मुसलत करते हो, हम पर हमला करेंगे, हम पर दहशतगर्दियां कार्रवाइयां होगी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो किसी हालत में, और मैं उन लोगों को भी मुजरिम करार देता हूँ जिन्होंने अफगानिस्तान में मुदाखलत की। अफगानिस्तान अलग मुल्क है, उसको चाहिए अपना जो चाहे रास्ता अख्तियार करे। हम क्यों उसमें घुस गए? हमारे दूसरे से हमने भी बहुत भुगता है, हमारे हजारों लोग शहीद हुए दहशतगर्दी में। हम क्यों करें? पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में आया हुआ था, आपने देखा था पिछले सालों में। चांडियो साहब, विद योर परमिशन सर, एक ब्रेक लेनी है आपकी इजाजत से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रबी सीजन चल रहा है, जिसके अंदर गंदम की काश्त की जाती है, और हमारे किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के मानसून सीजन के बाद, जिसमें बताया गया था कि तरबेला, मंगला, चश्मा सब फुल भर चुके हैं, पानी की किल्लत नहीं है इस वक्त,
हमें भी पानी की किल्लत का सामना नहीं होगा, किसान भाई ये समझ रहे हैं। लेकिन आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मोहसिन लगारी साहब हैं, साबिक पंजाब के वजीर हैं, आपाशी के फाइनेंस के रह चुके मिनिस्टर। वो कहते हैं कि पानी इस वक्त इरसा के मुताबिक, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 8% कम आएगा रबी सीजन में, जिससे ऑफकोर्स हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। और सिंध क्योंकि डेल्टा में है, टेल में है, तो सबसे ज्यादा मुतासर सिंध भी होने वाला है। इसके ऊपर बात करूंगा मैं, और मैं पहले चांडियो साहब आपकी तरफ आऊंगा। चांडियो साहब, आपका कनेक्शन यकीनन किसानों के साथ बहुत क्लोज है, आपके वोटर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं। अब इस दफा फिर ये इरसा कह रहा है कि पानी कम आएगा 8%, रबी सीजन चल रहा है और गंदुम के रेट पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, मिलों को हुकूमत टाइम पे सप्लाई नहीं कर रही है, उसकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। योर ओपिनियन मौला बख्श चांडियो साहब? मैं कोशिश करता हूं कि अपने दिल की बात करूं, और जो मेरी ईमानदारी के हवाले से मेरा एतकाद है, हम इरसा वाले मामले में राजी नहीं थे। हम इरसा पे जबरदस्ती राजी किया गया था। जाम सादिक के जमाने में इरसा बना था और वो मामला हमें हजम नहीं हो रहा था। पूरी सिंध पूरम एहतजाज में थी कि इरसा को ये बनना नहीं चाहिए, ऐसा कोई मामला जिससे पानी का मामला फिर नए सिरे से खड़ा हो जाए। क्योंकि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारा मामला पानी का नहीं है, हमारा मामला नीयतों का है। अगर नीयतें ठीक हो तो पानी इतना कम भी नहीं कि हमारी लड़ाइयाँ हों। लेकिन बद इंतजामी, बदनीयती ने हमें नहज पे जाकर लाकर खड़ा किया है। पानी का मामला सूबों के दरमियान जिंदगी और मौत का मसला हो गया है। और जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि पानी के इस मामले की वजह से सिंध को बहुत भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तेल में है सिंध के मामले। अब ऊपर डैम भी ऊपर है, पानी भी ऊपर है, और रोकने वाले भी ऊपर है, इस्तेमाल करने वाले भी ऊपर है। शहबाज शरीफ का मैं बयान नहीं भूलता हूँ, बिल्कुल मुझे हमेशा याद आ जाता है पानी के मसले पे। शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा, जनाब फला जो नहर है वो हम जरूर खोलेंगे, किसी को भी एतराज हो, हमारा नहर हम पंजाब की आबादी के लिए। अब इस किस्म की जबान अला पंजाब का बयान आया, मेरा पानी मेरा पानी। अब देखे ना, अब अगर इतने कौमी सतह के रहनुमा भी अगर इस सतह पे आ जाएंगे तो सिंध का आम गरीब आदमी का तो हक बनता है कि जिसका सचमुच में भी पानी छीना जा रहा है। आप, मेरा ख्याल है, मेरा आपका ताल्लुक सिंध से होगा, तो आप देखें ठट्टे की कितनी जमीन है, कितनी तहसीलें हैं जो समंदर बुर्द हो गई हैं। आप देखें तो सही, आलीशान केलों की फसलें, बागात सब तबाह हो चुके हैं। हमारी जमीनें सब खत्म हो रही हैं। समंदर का पानी ऊपर आ रहा है और इसकी जो स्पीड है, जो इसकी रफ्तार है, आस्ते आस्ते देखिएगा आप। माहिरीन कहते अगर ये कोई हमने तदारुक नहीं किया तो ये समंदर का पानी तो जामशोरों तक आ जाएगा। अब ये सारी जमीनें तबाह हो रही हैं। सिंध के लोग तो जायज चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई पुरसान हाल हमारा नजर नहीं आता। क्योंकि जब पंजाब में और मरकज में ऐसी हुकूमत बैठी हो जो कहे कि बस हमारा पानी हमारा पानी हमारा पानी, 3 सूबे जैसे उनके है ही नहीं, एक ही सूबे पर उनको कुछ करना है। और वो ठीक भी है, गलत नहीं है, वो ठीक भी है। वो समझते कि इंतखाबी मामला ऐसा बनाया गया है कि एक सूबे में जीत जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे, लिहाजा उनको 3 सूबों की जरूरत भी नहीं है। अब देखें, मैं तो कहता हूँ कि इस्लाहत होनी चाहिए, सूबे ऐसे बनने चाहिए कि कम से कम किसी के साथ ज्यादती ना हो। बिल्कुल ठीक सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। वोरा साहब, पानी एक रिसोर्स है जिसके ऊपर अभी चांडियो साहब कह रहे हैं कि नियतों का फुकदान है। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ जो दूसरी रिसोर्सेज होंगी उनमें कितना नियतों का फुकदान होगा। पानी तो सिर्फ एक है। योर ओपिनियन वोरा साहब? देखिए, हर सी बात है, पानी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो कि जिसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर। और इट्स ट्रू जो चांडियो साहब बात कर रहे हैं कि हमारे पास लैक ऑफ मैनेजमेंट कह लें, लैक ऑफ कमिटमेंट कह लें, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कह लें, हमारे पास जो है हमारे पूरे पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त पीने का साफ पानी उनको मुहैया नहीं है। 80% आबादी जिस मुल्क में साफ पीने का पानी मुहैया नहीं हो तो उस
मुल्क में हम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सिंध को जो भी उसके हिस्से का पानी मिला है, डेफिनेटली वो उसमें शॉर्टफॉल आया है, और उसके शॉर्टफॉल की वजह से सिंध में एग्रीकल्चर का उसका इम्पैक्ट भी आया है। आपके डैम लेवल्स भी कम हुए हैं, आपका तरबेला का और मंगला डैम के लेवल्स भी कम हुए हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट्स तो हैं, बट ये सारा गुड गवर्नेंस और गुड मैनेजमेंट से रिजॉल्व चीजें हो सकती हैं बैठकर। अभी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चांडियो साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, और फिर कल आप इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं अभी कुछ नहीं कहता हूँ। मैं अभी सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यस, वी डू नीड टू रिजॉल्व इट, कि एक सूबे में जीतकर आप 4 सूबों पर हुकूमत करते हो, तो सूबे जो है ना वो 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। बैठ के इसको स्टडी करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता सूबे बनने से अल्लाह ना करे मुल्क टूटता नहीं है। ये मुल्क हमारा है, जितना कराची मेरा है उतना ही लाड़काना मेरा है, उतना ही जो है सांगड़ मेरा है, उतना ही शिकारपुर मेरा है। ये सारे वहां रहने वाले मेरे भाई हैं। तो ये चीजें जो है ना, हमें बैठकर प्रैक्टिकली पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए सोचना वेल सेड। आपके इसी पॉइंट से हम कल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वोरा साहब, आप भी हमारे उस डिस्कशन का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरशद वोरा, मौला बख्श चांडियो साहब आपका, और उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान बाब इक़्तिदार और इख्तियार पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करें और सही पॉलिसी बनाएं। आमीन। आप भी कहिए मेरे साथ। अपना ख्याल रखिए। आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।